Good morning, students. Let's start your day with new chapter of economics, sectors of the Indian economy. भारत में कितने तरह के सेक्टर्स हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं. So in this chapter we will discuss about these topics. First one, sectors of economic activities, comparing the three sectors, where are most people employed, how to create more employment, division of sector as organized and unorganized, how to protect workers in unorganized sector, sectors in term of ownership, public and private sectors, and the last one is responsibilities of government. So here you can see sectors of Indian economy. So let's start. What is sector? Sector क्या होते हैं? An area of the economy in which business share the same or a related product or service. एक आर्थिक व्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी भी व्यापार और उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट जो हैं उनको अगर शेयर किया जाए, उनको डिवाइड कर दिया जाए इक्वली तरीके से, तो उस चीज को हम सेक्टर के नाम से जानते हैं. इकोनॉमी आर कंप्राइज्ड ऑफ 3 सेक्टर्स. हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है मुख्यतः 3 तरह के सेक्टर्स में बटी हुई है. द प्राइमरी सेक्टर involves the extractions and harvesting of natural products from the earth. प्राइमरी जैसे कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि बेसिक, शुरुआत से अगर हम बात करें, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जमीन, धरती पर जो चीजें उगती हैं, हम फसलों को मान लें, यहाँ से हम प्रोडक्ट को निकालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं और उसको, उस पूरी प्रोसेस को हम प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं. एग्जाम्पल है आपके एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री. The secondary sector consists of processing, manufacturing and construction. अब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें. प्राइमरी में हमने बेसिक चीजों को निकाल लिया. अब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इसमें उन प्राइमरी सेक्टर से जो चीजों को हमने निकाला है उनको हम किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं या उनको हम किस तरीके से कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, वो हो जाता है secondary sector. And the tertiary sectors provide services such as retail, sales, entertainment and financial sector is made up of intellectual pursuits like education. Third sector होता है. इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत तरह की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है. चाहे हम सेल्स की बात करें, चाहे हम इंटरटेनमेंट की बात करें, हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, या हम एक बौद्धिक क्षेत्र जिसमें एजुकेशन जैसा फील्ड आता है, ये भी जो है आपके थर्ड सेक्टर में रखा जाता है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज. हमने देख लिया है कि सेक्टर्स जो है इंडियन में 3 कैटेगरी में बटे हैं. अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. सो लेट us see the first sector of Indian economy, primary sector. यहाँ प्राइमरी जो एक्टिविटीज हैं आप वो भी देख सकते हैं. The primary sectors where economic activities is centered from extraction of raw materials from Mother Earth, be it agriculture, forestry, fishing, mining or quarrying. प्राइमरी सेक्टर का मतलब यहाँ है इस तरह की एक्टिविटी करना जिनसे आप धरती से रॉ मटेरियल निकालते हैं. जैसे हम कृषि की बात करें कि धरती है, जमीन है, इस पे आप विभिन्न तरह की फसलों का उत्पादन करते हैं. फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, माइनिंग, खनिज पदार्थों को निकालना, क्वायरिंग, उत्खनन का काम करना, ये सब चीजें जो हैं प्राइमरी सेक्टर की कैटेगरी में आती हैं. इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर. अगर हम भारत देश की बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में 90% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही निर्भर है, खेती पर ही उनकी जीविका निर्भर है. तो प्राइमरी सेक्टर की अगर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम इंडिया में देखें तो वो है एग्रीकल्चर. However, forestry and fishing can also be cited as other example of this particular sector. इसके अलावा forestry और fishing जो है इसको भी हम primary sector में मान लेते हैं. And thus this sector is also known as agriculture and related sector. इसीलिए इस सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है. मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इसमें आप प्राइमरी सेक्टर की डेफिनेशन को ही लिखेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर एक प्राइम एक्टिविटी इंडिया में मानी गई है, तो ये दोनों सिमिलर लिखे जा सकते हैं. Now we can see the second
important topic, secondary sector. What do you mean by secondary sector? When the main activity involves manufacturing, then it is the secondary sector. जब main activity जो है इसमें secondary sector में है वो है manufacturing करना. All industrial production where physical goods are produced come under the secondary sector. जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें जो भी फिजिकल गुड आपने प्राइमरी सेक्टर से गेन किया था, जब वो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्शन की कैटेगरी में जाएगा, तो वो सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा. इन दिस सेकेंडरी सेक्टर of the national economy, natural ingredients are used to create product. हम देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो प्रकृति से हमें चीजें मिली हैं, उसको हम किस तरीके से प्रोडक्ट और सर्विस का बनाने में इस्तेमाल करते हैं, एंड यूज्ड फॉर कंजप्शन. This sector can be regarded as one that adds value to the products and services on offer. ये sectors जो है सेकेंडरी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू को बढ़ाता है. आप मान लीजिए हम प्राइमरी सेक्टर में से कोई चीज निकाल के ला रहे हैं, तो क्या हम उसको ऐसा कि ऐसा सेल कर देंगे? नहीं. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि गन्ने की अगर एग्रीकल्चर है, गन्ने की खेती होती है, तो गन्ना हम मानते हैं कि एज अ रॉ यूज भी होता है, लेकिन अगर हम उसको सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट करें तो हम देखेंगे कि उस गन्ने से, उस शुगर केन से हम शुगर प्रोड्यूस करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें शुगर की वैल्यू अलग हो जाएगी, शुगर कैन की वैल्यू अलग हो जाएगी. एंड द मेजर एग्जांपल ऑफ दिस सेक्टर आर मैन्युफैक्चरिंग. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो सब सेकेंडरी सेक्टर की कैटेगरी में आते हैं. एंड दिस सेक्टर इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. चूंकि ये पूरा सेक्टर इंडस्ट्री पर ही बेस्ड है, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है. अब यहाँ पर दो आप क्वेश्चन देखेंगे कि मान लीजिए आ जाए कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर. और अगर पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर ही डिफाइन करने के लिए आ जाए तो यहाँ पर आप सेकेंडरी सेक्टर की डेफिनेशन को लिख सकते हैं. Now third one is tertiary sector. When the activity involves providing intangible goods like services, then this is part of the tertiary sector. जब आप इन सब चीजों के साथ प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ दूसरी सर्विसेज को भी ऐड कर देते हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट थर्ड सेक्टर के रूप में जाना जाता है. चाहे हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, हम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की बात करें, टेलीफोनी एंड आईटी आर गुड एग्जांपल ऑफ सर्विस सेक्टर. जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको अभी गन्ने का एग्जांपल दिया है ना, कि प्राइमरी सेक्टर में मान लीजिए आप गन्ने की खेती कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आपने उस शुगर केन से शुगर बना दी, लेकिन क्या शुगर बनाने तक आकर आपका सारा काम खत्म हो गया? डेफिनेटली उस शुगर को सेल करने के लिए, मार्केट तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत तरह की चीजों को हायर करना पड़ेगा. चाहे मैं बात करूं, आप सबसे पहले तो व्यापारी ढूंढेंगे, व्यापारी ढूंढने के बाद आप उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करेंगे, या फिर मान लीजिए आप उन्हें पोस्ट करेंगे. इसके बाद मान लीजिए आपकी जो शुगर है उसको मार्केट तक ले जाने के लिए आपको कोई ना कोई व्हीकल लगेगा, तो वहां पर भी आपको कोई ना कोई गाड़ी जो है किसी ट्रक वाले से या और किसी साधन वाले से बात करनी पड़ेगी. इसके बाद उसकी सेलिंग के बाद मान लीजिए अमाउंट आ जाता है बहुत सारा, तो उस अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए भी आपको बैंक की जरूरत पड़ेगी, और बैंक में से पैसा निकालने के लिए आपको एटीएम की जरूरत भी पड़ेगी. तो इस तरह की सारी सर्विसेज जो रहती हैं वो इस थर्ड सेक्टर में आ जाती हैं. एंड दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, और इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं. तो यहाँ पर आपने तीनों सेक्टर्स का अलग अलग इंपॉर्टेंस देखा कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है और टर्शियरी सेक्टर क्या है, और ये तीनों सेक्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. अगर आप ये सोचें कि प्राइमरी सेक्टर से ही काम चल जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है. प्राइमरी को सेकेंडरी तक आना पड़ेगा और सेकेंडरी को थर्ड सेक्टर तक आना पड़ेगा. बिना एक दूसरे के कॉपरेशन के हम इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर सकते हैं. Now comparing the three sectors, the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. आप जितना भी फाइनल गुड्स आपने प्रोड्यूस किया, जितनी भी सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी एक पर्टिकुलर ईयर में, आपका जितना भी इनके आधार पर टोटल प्रोडक्शन हुआ पूरे एक वर्ष में, द सम ऑफ प्रोडक्शन इन दिस
the three sectors gives gross domestic product GDP. ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि what do you mean by GDP, या write the full form of GDP. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, जितना साल भर में तीनों सेक्टर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया वो जीडीपी की कैटेगरी में आ जाएगा. एंड जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, जितना फाइनल गुड्स मार्केट में गया उसकी वैल्यू जीडीपी में आ जाएगी. एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, एक निश्चित साल में, एक पर्टिकुलर ईयर में हमने जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं वो भी जीडीपी का हिस्सा मानी जाती हैं. इट शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज इन इंडिया. हम देखेंगे इस तरीके से कि भारत की आर्थिक स्थिति किस तरह से निश्चित होगी जीडीपी के आधार पे. एंड द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री. और जीडीपी को मेजर करने का काम जो है वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है वो पूरे साल को वैल्यूएट करके देखती है कि उस पर्टिकुलर ईयर में जीडीपी क्या रहा, ताकि वो पूरे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कर सके. The graph below shows the production of goods and services in 3 sectors. आप देखेंगे तीनों सेक्टर्स में या दो अलग अलग ईयर का एक ग्राफ दिया है कि किस सेक्टर्स के द्वारा प्रोडक्शन जो है क्या रहा. आप देखेंगे कि कलर वाइज ब्लू कलर जो है प्राइमरी को डिफाइन कर रहा है, सेकंड वन इज सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्शरी. अब आपको दो अलग अलग ईयर्स दिए हुए हैं इस ग्राफ में. 1973 से 74 के बीच का आप देखेंगे. इसमें अगर आप बात करें तो आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर का रेशियो थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी, तो थर्ड वन और फर्स्ट वन इज सेम, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में लोग कम इन्वॉल्व हुए थे. लेकिन 2013 और 14 का अगर आप ग्राफ देखें तो यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल बिल्कुल चेंज आपको नजर आ रही है. 2013 और 14 में आप देखेंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर वो कम हो गया है कंपेयर टू अदर 2 सेक्टर्स. इसका कारण ये रहा कि कृषि जो है, हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, हमारे यहाँ जो इंडियन फार्मर्स हैं वो बहुत तरीके से देखा जाए तो मानसून पर डिपेंड है. और मानसून हमारे यहाँ बहुत अनसर्टन है. जैसे हम अभी की बात कर लें कि एक पीक टाइम चल रहा है कि बारिश बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमें बारिश बिल्कुल कहीं भी नजर नहीं आ रही. अगर हम पर्टिकुलरली हम अपने शहर की बात करें एक एग्जाम्पल के रूप में, तो 2013-14 में ग्राफ पूरा बदल गया कि जो लोगों की डिपेंडेंसी प्राइमरी सेक्टर पे थी वो धीरे धीरे चेंज हो गई. लोग उस सेक्टर से निकल के बाहर जाने लग गए क्योंकि वो बहुत अनसर्टन था. और जहां तक मैं मानती हूँ कि एग्रीकल्चर जो है एक बहुत लेबोरियस काम है. खेती में सिर्फ एक हमें आसान सा दिखता है कि कितना सुंदर सा खेत है, लेकिन जब आप खेत को देखेंगे और उसमें क्रॉप प्रोडक्शन वाली प्रोसेस को देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है और सब कुछ अनसर्टन रहता है कि जो फसल आपने उगाई है वो समय पर आपको सही ढंग से मिलेगी या नहीं मिलेगी. मान लीजिए अभी जैसे न्यूज में हमने देखा कि टिड्डी दल आप देख रहे हैं, बहुत सारे स्टेट में टिड्डियों ने हमला कर दिया. तो ये एक अनसर्टन था कि किसी भी फार्मर ने क्रॉप प्रोडक्शन के पहले ये नहीं सोचा होगा कि टिड्डी इस तरह से आकर हमला करेगी और उनकी फसल नष्ट कर देगी. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इन सब स्थितियों की वजह से भी लोगों की प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंसी खत्म होने लग गई और उनका जो इंटरेस्ट है वो बाकी 2 सेक्टर्स की तरफ ज्यादा बढ़ने लगा. और इसमें आप थर्ड वन देखेंगे, हम टर्शरी सेक्टर की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल रहा है कि चूंकि इसमें बहुत सारी मल्टीपल सर्विसेज हैं इसलिए लोग इस सेक्टर के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं. In the year 2013 and 14, the tertiary sector emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. The tertiary sector has become important in India because of the following reason. अब हम देखें, जैसा मैंने आपको भी पहले जस्ट समझाया है कि प्राइमरी सेक्टर में लोगों की डिपेंडेंसी क्यों कम हुई और क्या रीजन था कि थर्ड सेक्टर में लोग ज्यादा अट्रैक्ट हुए. इसका फर्स्ट पॉइंट है कि सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा. इसमें देखिए कितने मल्टीपल ऑप्शन हैं आपके पास में. और उसमें कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. जैसे हम एक सीधी सी बात करें कि अगर हम पोस्ट ऑफिस में कोई काम कर रहा है या हम आईटी सेक्टर में या कंप्यूटर वाले सेक्टर में हम देखते हैं, टेक्नोलॉजी में कॉल सेंटर वाला एक वर्ड आजकल बहुत हमें सुनाई देता है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट है तो उसमें भी आपसे कोई मास्टर्स डिग्री नहीं मानी जाएगी। तो ये भी रीजन रहा कि लोगों के पास इससे इतने सारे ऑप्शंस थे कि लोग इन सर्विसेज, जो थर्ड सेक्टर है जिसे हम सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर के रूप में भी जानते हैं, उसके प्रति लोग ज्यादा आकर्षित हुए। एंड एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज एंड आर नेसेसरी फॉर ऑल पीपल। जितनी भी सर्विसेज की मैंने अभी आपसे बात करी, ये सारी सर्विसेज जो है आज की तारीख में लोगों के लिए एक नेसेसिटी बन चुकी है। सेकेंड वन, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एक्सेट्रा। हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर ने प्रोग्रेस किया, इंडस्ट्री ने प्रोग्रेस किया, लेकिन इस प्रोग्रेस को आपको संभाल के रखने के लिए ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी, ट्रेड की भी जरूरत पड़ेगी और स्टोरेज की भी जरूरत पड़ेगी। और ये तीनों सेक्टर ऐसे हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए सर्विस सेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि फसल आपकी तैयार है, आपको उसको मार्केट तक सेल करने के लिए लेकर जाना है, लेकिन कारण ये है कि आप मार्केट तक कैसे जाएंगे। अगर बल्क में आपने प्रोडक्शन किया है तो क्या आप खुद से सारा कुछ मैनेज कर लेंगे? आप एक एक बोरी बाजार में बेचने के लिए जाएंगे? नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो डेफिनेटली आप ट्रांसपोर्ट के किसी न किसी मीन का यूज, किसी न किसी माध्यम का इस्तेमाल करेंगे। बल्क में प्रोडक्शन हुआ है, हम उतना ही तो प्रोडक्शन नहीं करते जितना पर्टिकुलर उस समय की हमें जरूरत है। नहीं, हम ज्यादा उसको प्रोडक्शन करते हैं ताकि हम उसको समय आने पर स्टोरेज कर सकें, कहीं ना कहीं गोडाउन्स में उसको सेफ तरीके से रखवा सकें। With the rise in the income of people, they start demanding more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. जैसे जैसे लोगों का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़ा, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी, वो बहुत सारी सर्विसेज को हायर करने लग गए। क्योंकि पहले की स्थिति ये थी कि जितना है उतना पर्याप्त है, लेकिन अब पूरा सिनेरियो बदल चुका है। लोगों का मोटिव ये है कि हम कितना अर्निंग कर सकते हैं ताकि हम बहुत सारी फैसिलिटीज का लाभ उठा सकें। जैसे ईटिंग आउट है, अब आप होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहां पर भी आप देखते हैं कि वेटर्स आपको सर्विस करते हैं। तो ये हो गया थर्ड सेक्टर। टूरिज्म में आप किसी जगह पर घूमने गए, वहां पर आपको एक गाइड की जरूरत पड़ेगी। आप शॉपिंग सेंटर्स पे देखते हैं सेल्स गर्ल्स, सेल्स वुमन आपको वहां पर नजर आती हैं। इसके अलावा लोगों का रुझान जो है प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ ज्यादा गया, चाहे हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें, हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, और पर्टिकुलर किसी कला को सीखने के लिए लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाले लोग के लिए भी लोगों को हायर करने लग गए। जैसे मान लीजिए कार चलाना सीखना है, तो कार चलाने के लिए भी आपने एक जो कार स्कूल करके एक आ रहा है एड, आपने कहीं देखा, तो आप वहां से किसी व्यक्ति के साथ संपर्क करेंगे और उस चीज को सीखने के लिए आप किसी एक प्रोफेशनल व्यक्ति को हायर कर लेंगे। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो थर्ड कैटेगरी वाले सेक्टर्स में आती हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी से अलग हटके हैं। लेकिन चूंकि लोगों का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़ चुका है और वो इन सब चीजों का आनंद उठाना चाहते हैं, इन सब चीजों को हायर करना चाहते हैं, इसलिए थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है उसमें सबसे ज्यादा स्कोप हमें नजर आता है। अभी आपने देखा होगा कोरोना पीरियड के दौरान भी कई सारे टीवी पर ऐसे एडवर्टाइजमेंट हमने देखे जिसमें वो घर पहुंच सेवा, अगर हम कहें कि बहुत तरह की सर्विसेज ऐसी थी। जैसे मान लीजिए आपको कोई आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक गजेट ही रिपेयर कराना है, तो उसके लिए भी वो सर्विसेज वहां से प्रोवाइड कर रहे थे कि आप एक कॉल करें तो वहां से रिलेटेड जो भी पर्सन है वो घर आएगा आपके और आपकी चीजों को सुधार देगा। The last one, over the past decade, certain new services based on information and communication technology have become important and essential. जैसे हम देखते हैं कि आने वाले समय में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आई। जैसे मैंने आपको कॉल सेंटर का एग्जांपल दिया था, इसमें बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा, एक सेल्फ डिपेंडेंसी की हम बात करें कि कई सारे कॉलेज स्टूडेंट्स भी ऐसे रहते हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कॉल सेंटर पर भी जॉब कर लेते हैं ताकि उनके पास एक अर्निंग का माध्यम भी आ सके और वो अपनी पढ़ाई को भी कहीं साइड में नहीं छोड़ें, और इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन वाला, जिसमें आप आसानी से अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी अर्निंग को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस सम मोर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।